Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about chapter 7 part 2 and our topic is दलित पैंथर्स. So देखिए इसके अंदर हम बेसिकली दलित लोगों के स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. प्रीवियसली हमने चिपको मूवमेंट देखा जिसमें पीजेंट्स की स्ट्रगल थी और आसपास के लोकल लोगों की स्ट्रगल थी अपने पेड़ बचाने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज बचाने के लिए. सो आज हम दलित लोगों के स्ट्रगल के बारे में देखेंगे. इनके लीडर्स कौन थे, क्या इनकी मूवमेंट थी. सो यस, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. दिस इज पार्ट 2 ओके ऑफ द चैप्टर. सो यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये जो ऊपर पोएम दे रखी है, यहाँ पे एक मराठी पोएट है, यहाँ पर पोएम देखेंगे अगर हम, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि यस, इतने वर्षों से हम चलते आ रहे हैं, एक बोझ के तले दबे हुए हैं, अभी हमें फ्री होना इस बोझ से. तो बेसिकली ये दलित लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं और इन पोएट का नाम है नामदेव धसल. और यहाँ पर इन्होंने पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस किनको डिनोट किया है एंड सनफ्लावर गिविंग फकीर. अब ये कौन है? देखिए ये जो पिलग्रिम्स है ये तो है दलित कम्युनिटीज, ओके, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कास्ट इनजस्टिस देखा है बहुत सारे लंबे टाइम से. और बल्कि ये पोएम है 1970s की, तो आज़ादी के भी काफ़ी वर्षों के बाद तक की ये पोएम है. तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा. एंड यहाँ पे जो पोएट फकीर जो लिबरेट कर रहा है उसको रेफर किया इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को. ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को इन्होंने रेफर किया है अपनी पोएम में एज देयर लिबरेटर. अभी देखिए दलित पोएट्स यहाँ पर इस समय 1970s में बेसिकली महाराष्ट्र के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐसी पोएम्स लिखते थे. ठीक है, ये पोएम्स एक्सप्रेस करती थी इनका एंग्विश कि दलित मासिस आज भी इतने वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद भी हमें ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, बट दे वर फुल ऑफ होप. देखिए लेकिन इनके पास अभी भी होप थी फ्यूचर के लिए कि यस अच्छा हो जाएगा सब कुछ. एंड जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना भी था, एक विज़न भी था, सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना. ठीक है, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया सो दैट वो दलित्स के लिए क्या कर सके, एक डिग्निफाइड फ्यूचर आउटसाइड हिंदू कास्ट सोशल स्ट्रक्चर. जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू क्लास सोशल स्ट्रक्चर में 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को. ठीक है, इसके बाहर रह के दलित अपना एक डिग्निफाइड फ्यूचर तैयार कर सके, इसके लिए काफ़ी काम किया. तो दैट्स वाई डॉक्टर अंबेडकर जी को इन्होंने अपना आइकॉनिक और इंस्पिरेशनल फिगर माना. और ये एक बहुत कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है बिकॉज इन्होंने काम किया उसके लिए. ठीक है, लिबरेशन के लिए काम किया है, तो दैट्स वाई ये आइकॉनिक फिगर इनके लिए बन जाएंगे. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी. तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन देखते हैं इनकी मूवमेंट का, ओरिजिन कहाँ से हुआ. इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी. देखिए 1970s की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन दलित ग्रेजुएट्स especially those living in city slums began to assert themselves from various platforms. 1970s की बात करें, जो पहली जनरेशन के दलित ग्रेजुएट्स थे, जो पहली जनरेशन के दलित ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने जो बेसिकली शहर के स्लम्स में रहते थे, उन्होंने खुद को एजर्ट करना शुरू किया वेरियस प्लेटफॉर्म्स में. दलित पैंथर्स यहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था दलित यूथ का, जो महाराष्ट्र में बना 1972 में. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आप इस पर क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हेन वाज दलित पैंथर्स ग्रुप फॉर्म्ड? तो दलित पैंथर्स का ग्रुप कब बना? देखिए व्हेन वाज दलित पैंथर्स ग्रुप फॉर्म. तो देखिए 1972 में महाराष्ट्र में बनता है और दलित यूथ के द्वारा बनाया जाता है, मिलिटेंट ग्रुप था एज अ पार्ट ऑफ देयर एजर्शंस. अभी जब ये एजर्ट कर रहे थे वेरियस प्लेटफॉर्म्स में, वेरियस अपनी लाइफ के अलग अलग चीज़ों में, तो इन्होंने ये ग्रुप बनाया. पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, दलित ग्रुप्स वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट द परपेचुअल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी. और दलित ये जो लोग थे बेसिकली किसके लिए फाइट कर रहे थे? जैसे कि आप जानते हैं ये कास्ट बेस्ड जो इनकी इनइक्वालिटी चल रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, वर्षों से, इसके खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे थे. ठीक है, एंड मटेरियल इनजस्टिसेस दैट द दलित फेस्ड इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी के बारे में भी मना किया हुआ है और राइट टू इक्वालिटी भी है.
लेकिन इन सब के बावजूद भी दलित ग्रुप्स को काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया। अब इन्होंने कहा कि भाई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो आरक्षण का, रिजर्वेशन का, और भी ज़्यादा पॉलिसीज लाई जाए जिससे हमारे समाज में जस्टिस हमें मिले। ठीक है भाई, हमें चाहिए सोशल जस्टिस, ओके, और रिजर्वेशन को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करो इफेक्टिवली। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान ने अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ और कानून भी पास किए 1960s में और 70s में, बट येट ये सब होते हुए भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस, ठीक है, किनके खिलाफ? एक्स अनटचेबल ग्रुप्स, जो पुराने अनटचेबल ग्रुप्स थे उनके खिलाफ, ठीक है, अलग अलग तरीके से चल रहा था। जैसे देखते हैं कैसे। देखिए, दलित सेटलमेंट जो गांव में होती थी वो अभी भी गांव के मेन पार्ट से दूर होती थी। जैसे मान लीजिए ये गांव का मेन पार्ट है तो इनको बारवाई, जैसे बाहर के साइड इनका सेटलमेंट बना देते थे इन दलित लोगों का। बेशक ये अनटचेबिलिटी ना करते हैं अभी ये, लेकिन इनको बाहर रखना भी एक प्रकार का सामाजिक अन्याय है। दे वर डिनाइड एक्सेस टू कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पे जो कॉमन सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर का, वहां तक उनको जाने नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि आप अपना जितना भी काम है पानी वगैरह का सोर्स अपना बाहर ही अपने पास रखे। ठीक है, दलित वुमेन को डिसऑनर दिया जाता था, अब्यूज किया जाता था। वर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बुरा क्या था कि दलित को कलेक्टिव एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती थी माइनर सिंबॉलिक इश्यूज ऑफ कास्ट प्राइड के लिए। कास्ट की प्राइड के लिए उनको काफी कुछ फेस करना पड़ता था। अब जो लीगल मैकेनिज्म था भाई कोर्ट में जाने का, अगर हम बात करें लीगल सोर्सेज को अगर वो यूज करते तो वो इनएडिक्वेट रह जाता था उनके लिए, बिकॉज फिर भी उनको इकोनॉमिक और सोशल ओप्रेस किया जाता था दलित्स को कोर्ट के केसेस के बावजूद भी। ठीक है, या फिर कहीं कानून बनाने के बाद भी उनको ओप्रेस किया जाता था। दूसरी तरफ देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज दलित्स को सपोर्ट करती थी। अब इनमें से कौन सी पार्टी थी जो सपोर्ट करती थी उस समय? वो थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये इलेक्शंस में सक्सेसफुल नहीं होती थी, लेकिन बेसिकली इलेक्शन में पावर में नहीं आ पाती थी, सो दैट ये और भी ज़्यादा स्टेप्स उठाए दलित के लिए। दीज पार्टीज ऑलवेज रिमेन मार्जिनल, और ये पार्टीज हमेशा मार्जिन में रह जाती थी, बहुत ही कम में, और इनको बड़ी पार्टी के साथ मिलकर चलना पड़ता था। और साथ ही साथ इन पार्टीज में स्प्लिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, ये पार्टीज बढ़ती रहती थी। सो यहाँ पर देखिए, दलित पैंथर्स ने एक मास एक्शन की तैयारी की कि हम दलित के अधिकारों के लिए एक मास एक्शन करेंगे, बड़े दायरे पर एक्शन करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखिए एक्टिविटीज़ क्या की इन्होंने इस चीज़ के लिए। अब ये देखिए, आप अपार्थाइड देख सकते हो सिस्टम था, आप यहाँ पर ये पिक्चर भी देख सकते हो अपार्थाइड की दलित वुमेन। ओके, सो देखिए, activities of Dalit Panthers mostly centered around fighting increasing atrocities on Dalits in various part of state. मेनली काम इनका दलित पैंथर्स का क्या था कि दलित्स के लिए जो इनको एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? फाइट करेंगे। इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड एजिटेशन, लगातार जो ये एजिटेशन कर रहे थे दलित पैंथर की तरफ से, जो बार बार एजिटेशन आ रहा था, प्लस और भी जो इनकी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, किसके खिलाफ आ रहा था ये आंदोलन? ये आ रहा था एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित। तो दलित लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज थी उसके खिलाफ ये क्या कर रहे थे? ये मास एजिटेशन कर रहे थे। सो इसके लिए देखिए, सरकार ने कानून पास किया 1989 में, याद रखिएगा 1989 में सरकार ने इस एजिटेशन को देखते हुए कानून पास किया जिसमें पनिशमेंट मिलेगी इन एक्ट्स के लिए। भाई अगर आप ऐसे ही एक्ट्स करेंगे तो आपको एक रिगोरस पनिशमेंट मिलेगी। द लार्ज आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ द पैंथर्स वाज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। जो दलित पैंथर्स का मेन काम था, जो इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, वो ये चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय। भाई कास्ट सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे सभी ओप्रेस सेक्शंस के लिए, लाइक कोई भी, उसमें जरूरी नहीं सिर्फ दलित, लैंडलेस लेबर हो, वहाँ पर गरीब किसान हो, शहर में रहने वाला एक इंडस्ट्री का वर्कर हो, और दलित हो, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें सारे लोग आएंगे। देखिए, आपने ये सब बातें रशियन रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, जिसमें पीजेंट्स, सोल्जर्स, वर्कर्स ने इकट्ठा होकर सोवियत संघ बनाई थी। ठीक है, तो ये चाहते थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग प्रकार के लोग आए। अब इस मूवमेंट की वजह से
दलित एजुकेटेड यूथ जो थे, जो कुछ कदम ढूंढ रहे थे, कुछ करने का सोच रहे थे, उनको एक रास्ता मिलता है, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी प्रोटेस्ट में दिखाने के लिए, कि प्रोटेस्ट में वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। अब यहाँ पर आते हैं दलित राइटर्स, जैसे कि हम ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इस पार्ट में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रूटैलिटी जो कास्ट सिस्टम की थी, कैसे उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखी और भी ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स किए। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुस्से को दिखाया कि देखिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। These works portraying the life experience of most downtrodden social section of Indian society went shock waves in Marathi literary world। अब ये जो लिटरेरी वर्क इन्होंने बनाया किसके लिए, मोस्ट डाउनट्रोडन, बिल्कुल जो दबे हुए लोग थे सोसाइटी में, बिल्कुल जिनको दबाया गया था, सोशल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी वजह से एक शोक की लहर मराठी लिटरेरी वर्ल्ड में फैल गई। अब जो मराठी लिटरेचर जो अभी तक लिखते आ रहे थे लोग, वो सिर्फ नैरो नहीं रही, अब वो ब्रॉड हो गई बहुत ज़्यादा, अब उसके अंदर लिखने की बातें आने लगी। एक अब लोग डिफरेंट सोशल सेक्शंस के लिए लिखने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंटेस्ट शुरू हो गया, कल्चर के रियल कल्चर की बातें आने लगी। एंड जैसा कि आप जानते हैं 1976 में इमरजेंसी की बात, तो दलित पैंथर्स गोट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रल कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। अब ये लोग इलेक्ट्रल कॉम्प्रोमाइज में आने लगे। इट ऑल्सो अंडरवेंट मैनी स्प्लिट, और दलित पैंथर्स इमरजेंसी के बाद क्या होने लगे, देखिए दलित पैंथर्स का क्या होने लगा इमरजेंसी के बाद, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट होने लगा, ठीक है। इसकी वजह से इनकी मूवमेंट क्या होने लगी, डिक्लाइन, ओके। Organization like the Backward and Minority Communities Employees Federation took over this space। अब दलित पैंथर्स की जगह कौन आने लगे, BAMCEF, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज थे, जो बेसिकली बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते थे, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। इज दैट क्लियर, आपको याद रखना है। सो यस, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, दलित एट्रोसिटीज जो हमने फेस किया, दलित पैंथर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है भारतीय किसान यूनियन। अभी हम देखेंगे किसानों के बारे में, और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही दिलचस्प है आपके लिए ये वाला टॉपिक भी, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है रिसेंटली, ठीक है, जो करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है, रिसेंट न्यूज़ अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा इनके प्रीवियस मूवमेंट्स के बारे में। सो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सोशल डिसकंटेंट इन इंडियन सोसाइटी सिंस द 70s वाज मैनीफोल्ड। देखो 1970s के टाइम पे जो समाज में एक डिसकंटेंट चल रहा था वो अलग अलग तरीके का, बहुत सारी क्लासेस का, बहुत सारे सेक्शंस का अपना अपना एक मोटिव था डेवलपमेंट का, अपनी अपनी कंप्लेंट्स थी स्टेट के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्ट्रगल जैसा कि आपने देखा था 1980s के टाइम पे, तो एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे कि जो अच्छे बेटर ऑफ किसान थे, अच्छे इन द सेंस जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, बेटर ऑफ फार्मर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, स्टेट की पॉलिसीज के खिलाफ। इज दैट क्लियर, स्टेट ने जो पॉलिसीज बना रखी थी उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट। लेट्स सी कैसे किया, देखिए अभी बात करते हैं हम जनवरी 1988 की। यहाँ पे क्या था कि लगभग 20,000 फार्मर्स हैड गैदर्ड इन द सिटी ऑफ मेरठ यूपी। तो यहाँ पर देखिए मेरठ यूपी में 20,000 के आसपास किसान इकट्ठा होते हैं। अब ये किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, जैसा कि अब रिसेंट से अगर आप कंपेयर करें, रिसेंट में जो फार्मर्स बिल आए हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम बिजली के रेट बढ़ा देंगे, तो इसके लिए प्रोटेस्ट किया। फार्मर्स ने कैंप किया लगभग 3 हफ्ते तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऑफिस मेरठ में, ठीक है, जब तक उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। ये बड़ा ही डिसिप्लिन्ड एजिटेशन था, आप देख सकते हो फार्मर्स का, और इनको लगातार फूड की सप्लाई मिलती रही आसपास के गांव से। तो देखो ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमें फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं पीसफुली, और ऐसे ही इनको खाना
जो खाने पानी की सप्लाई वगैरह भी अच्छे से होती रही है। तो मेरठ एजिटेशन एक बड़ा ही बहुत बड़ा एजिटेशन था, जिसमें हमें रूरल पावर के बारे में देखने को मिला। बेसिकली किसानों की पावर को देखने को हमें मिलती है। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, दीज एजिटेशन फार्मर्स वर मेंबर्स। अब ये मेंबर्स किसके थे? ये थे भारतीय किसान यूनियन के, BKU। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वेस्ट यूपी के किसानों से और हरियाणा के रीजन से। BKU एक ऐसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की मूवमेंट के लिए 1980s के टाइम से। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, BKU। तो देखिए BKU ने इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया आगे। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर 3 में, जैसा कि हमने स्टडी किया था कि फार्मर जो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के थे, उनको 1960s के टाइम पे स्टेट की एक पॉलिसी आई थी जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। किस किस को? हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी के किसानों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गन्ने की खेती, शुगर, व्हीट, ये मेन कैश क्रॉप्स बन गई थी इनके लिए। मतलब अगर इनको मंडी में कुछ बेचना है तो अब शुगर केन, व्हीट, तो इस रीजन में ज़्यादा कैश क्रॉप्स बनने लगी है दोनों। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एक चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश क्रॉप से यहाँ पर मार्केट में आने लगी क्राइसिस। क्यों? बिकॉज बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि आप जानते हो 1991 के टाइम पे लिबरेशन शुरू हो गया था। LPG स्कीम अगर आपको पता हो, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में आने लगा, इसकी वजह से कैश क्रॉप्स को आने लगी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए BKU ने फिर से प्रोटेस्ट किया। इन्होंने कहा कि ज़्यादा गवर्नमेंट प्राइस रखे हमारे शुगर केन का, व्हीट का। ठीक है, इंटरस्टेट जो मूवमेंट हो रहा है किसानों के फार्म प्रोड्यूस का, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सप्लाई दे बिजली की एक रीजनेबल रेट पे, ऐसा ना वो ज़्यादा रेट ले। हमने जो लोन लिए हैं, ठीक है, वो वापस उनको माफ़ करे और पेंशन बिल बनाए किसानों के लिए। तो देखो काफ़ी सारे, अभी आप इसको कंपेयर करेंगे रिसेंट करंट अफेयर जो हमारा रिसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि अब की बार 3 बिल है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये प्रोटेस्ट देख सकते हो। देखिए प्रोटेस्ट, तो ये प्रोटेस्ट किसानों का काफ़ी लंबे टाइम से चलता आया है। ठीक है, और जब भी लगता है कि नहीं, ये सरकार का ये कानून गलत है, तो प्रोटेस्ट भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो सिमिलर डिमांड हुई एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, शेतकारी संगठन जो महाराष्ट्र की है। उन्होंने कहा कि फार्मर्स मूवमेंट एक किस चीज का लड़ाई है? भारत की। ठीक है, जो खेती बाड़ी को दर्शा रही है, किसके खिलाफ? इंडिया में जो बड़े अमीर लोग हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई है। जैसा कि आजकल भी ऐसा ही बोल रहे हैं। ठीक है, कि आप प्राइवेट कर दोगे हमारे खेतों को, प्रोटेस्ट इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारी बातें हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 3 दैट द डिबेट बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट इश्यूज इन इंडियाज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर को चूज करें हमारी डेवलपमेंट के लिए या फिर इंडस्ट्री को, ये डिबेट आज़ादी के टाइम से ही रही है। ठीक है, और यही डिबेट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले लिबरेशन के टाइम पे 1991 के टाइम पे भी देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? सो देखिए यहाँ पे देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था इस मूवमेंट का। देखिए एक्टिविटी जो BKU ने की प्रेशराइज करने के लिए स्टेट के, सो दैट वो BKU की डिमांड्स को माने, वो क्या क्या थी? देखिए रैली की उन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशन किया, धरने रखे, जेल भरो, एजिटेशन भी हुआ। अब इसके अंदर हजारों की तादाद में लोग आए थे। ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों तक भी। गांव से, कहाँ से? वेस्टर्न यूपी से और आसपास के एरिया से। अब 1980s के टाइम पे BKU एक बहुत बड़ी मैसिव रैली उन्होंने की थी किसानों की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। ठीक है, और एक नेशनल कैपिटल में भी, दिल्ली में भी, जैसा कि आपको अब की बार देखने को मिला था 26 जनवरी को जो नेशनल कैपिटल में रैली ऑर्गेनाइज की थी किसानों ने। तो ऐसा ही इन्होंने उस टाइम पे भी नेशनल कैपिटल में रैलीज की थी। एक और एस्पेक्ट था मोबिलाइजेशन का, वाज द यूज ऑफ कास्ट लिंकेज ऑफ फार्मर्स। आपस में कास्ट इन्होंने लिंकेज करना शुरू किया था। मोस्ट ऑफ द BKU मेंबर्स बिलोंग टू द सिंगल कम्युनिटी। देखिए BKU के जो
मेंबर्स थे मोस्टली, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इनके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता था आपस में कम्युनिकेट करना और आपस में बात को मानना। ऑर्गेनाइजेशन ने पुराने कास्ट पंचायत को यूज करके आपस में एक दूसरे को जोड़ा इस इकोनॉमिक इशू पे। मतलब पुराने टाइम की जो कास्ट पंचायत होती थी, या पंचायत तो बेसिकली आजकल भी होती है, बट बहुत पहले एक अलग तरीके से होती थी, आजकल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नहीं थी, फिर भी बीकेयू काफी लंबे टाइम तक सस्टेन किया। ठीक है, फंड भी रेज किए, रिसोर्सेज एक्टिविटी बीकेयू की थी वो अलग अलग नेटवर्क से आ जाती थी। इज दैट क्लियर? अब धीरे धीरे देखिए 90s के टाइम पे बीकेयू ने पॉलिटिकल पार्टी से खुद को दूर करना शुरू किया। अब वो एक प्रेशर ग्रुप के तरीके से काम करती थी। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, देखिए क्लास 10th की सिविक्स में आपने पढ़ा होगा। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो सरकार पे प्रेशर बनाते हैं डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि ये प्रावधान गलत है, सरकार का ये बिल गलत है या कुछ कानून गलत है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने और भी किसानों की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके मैनेज करना शुरू किया, अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाना शुरू करवाया। अब ये जो फार्मर्स मूवमेंट थी ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट बनी 80s के टाइम पे, यानी 1980s के टाइम पे अगर कोई पूछे सक्सेसफुल मूवमेंट कौन सी थी, तो यहाँ पर फार्मर्स मूवमेंट हम बोलेंगे। ठीक है, किसान आंदोलन या फार्मर्स मूवमेंट बड़ी सक्सेसफुल थी इस टाइम पे। अब देखिए ये मूवमेंट एक्टिव थी क्यों, बिकॉज प्रोस्परस स्टेट्स थी कंट्री की उस टाइम पे। अनलाइक मोस्ट इंडियन फार्मर्स जो खेती में एंगेज होते थे सिर्फ अपना सब्सिस्टेंस निकालने के लिए, अपना सस्टेनेंस निकालने के लिए, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बीकेयू के थे वो कैश क्रॉप्स उगाते थे मार्केट के लिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर सरकार के ऊपर दो तरफा प्रेशर था। एक तो सिर्फ ये नॉर्मल किसान नहीं थे जो अपना भाई अपना काम चलाने के लिए सिर्फ खेती करते, नहीं, ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे। तो बीकेयू जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें और भी मेंबर्स आने लगे, एंड उन्होंने आसपास जो रीजनल पॉलिटिक्स थी उसमें बीकेयू का डोमिनेशन शुरू हो गया। ठीक है, और शेतकारी संगठन का महाराष्ट्र में शुरू हो गया। एंड ऐसा ही एक और संगठन था रैयता संघ कर्नाटक में। ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद दिमाग में रखने हैं, थोड़ा बहुत आइडिया रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1980s के टाइम पे थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आप देख लीजिए एक न्यूज़पेपर कटिंग का है ये। किसान यूनियन चाहती है कि एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ की परव्यू से बाहर आ जाए। वाई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के परव्यू से बाहर क्यों आ जाए एग्रीकल्चर, ऐसा क्या था देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि बीकेयू ने वार्न किया कि सोशल इकोनॉमिक अपहीवल आने वाला है कंट्री में अगर इंडिया ने बार्गेन नहीं किया एग्रीकल्चर को डब्ल्यूटीओ के परव्यू से बाहर लाने के लिए। अब इसमें चीफ थे जो इस यूनियन के, उन्होंने बोला उस टाइम पे महेंद्र सिंह टिकैत, आप देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये खतरा है देश के लिए। ठीक है, कि डब्ल्यूटीओ की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है हांगकांग में, उसमें कोशिश की जाए कि एग्रीकल्चर को उसके परव्यू से बाहर रखा जाए। ठीक है, उन्होंने डेफिनेटली इसके लिए एजिटेशन भी किया। देखिए इंटेंसिफाई हो जाएगा कंट्री में। टिकैत जी यहाँ पर दिखाया हुआ है उन्होंने न्यूज़पेपर क्लिप में, और आज के टाइम पे भी जो लीडर है वो टिकैत ही है। आई थिंक इनकी फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं वो। ठीक है, सो यस आप ये एक पैराग्राफ और देख सकते हैं यहाँ पर, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। देखिए यहाँ पर नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जो मछुआरे होते हैं उनका जो वर्कर्स हैं बेसिकली वो उनका एक ग्रुप। ये देखिए इंडियन फिशर्स कंस्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सेकंड पे आते हैं ये दुनिया में फिशिंग में, इंडिया ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया के देखिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में बहुत सारे परिवार फिशिंग करते हैं, तो इनकी भी अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। फिशरीज बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, आपको याद रखना, देखिए लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में फिशरी आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंटर में नहीं, स्टेट में। फिश वर्कर्स पर मोस्टली मोबिलाइज्ड रहता है रीजनल लेवल, तो दैट्स वाई जो इनका फिशरी वालों का प्रोटेस्ट होगा वो रीजनल लेवल पे आराम से हो सकता है भाई, बिकॉज ये स्टेट का काम है। ठीक है, विद द कमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ, जैसे इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ 1980s या 90s के टाइम पे लगा लीजिए, तो यहाँ पर फिश वालों ने एक फॉर्म बनाया जिसका नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्म। ठीक है, फिश वर्कर्स ये कहाँ के थे, केरल के थे। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मोबिलाइज करने का, इसमें महिला वर्कर्स भी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्यों मोबिलाइज किया, क्यों इकट्ठा हुए, देखिए इनका काम था कि गवर्नमेंट की जो डीप सी फिशिंग पॉलिसी है दैट ओपनड अप इंडियाज वाटर्स टू लार्ज कॉमर्शियल वेसल। भाई एक पॉलिसी आई थी डीप सी पॉलिसी, डीप सी फिशिंग पॉलिसी। इसमें कहा था कि बड़े बड़े जो वेसल्स हैं फिशिंग के, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो फिशिंग कर सकती हैं, लिबरेशन पॉलिसी। तो इसकी वजह से जो छोटे छोटे मछुआरे थे उनको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली।
ठीक है। अब इन्होंने आवाज़ उठाई इसके लिए कि भैया हमारे सब्सिस्टेंस के लिए काम नहीं चलेगा ऐसे तो, ठीक है। तो जुलाई 2002 में देखिए एनएफएफ ने किया पूरे इंडिया में स्ट्राइक इसको अपोज करने के लिए कि आपने लाइसेंस कर दिया उनको जारी, जो गलत है। एनएफएफ ने ज्वाइन किए हैंड और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से और कहा कि हमारी इकोलॉजी को बचाओ और हमारे काम को बचाओ। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था यहाँ पर। सो यस, दिस इज ऑल फॉर this part. Okay, so we will meet in next video with a new topic, that is anti Iraq movement. Okay, इसमें भी BKU की कुछ बात आ रही है। So yes, like शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। So thank you everyone.